Hello, hello and welcome to Exam Study. My name is Yogesh Arora and today in this lecture we will discuss about the vector. This is the session 2 of basic mathematics. इससे पहले हम सेशन 1 के अंदर भी बात कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स का सेशन नंबर 2, जो कि किसके ऊपर रहने वाला है, वेक्टर के ऊपर रहने वाला है। सो सबसे पहले बात करते हैं वेक्टर क्या होता है। देखिए हमारी फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटी आती है, कौन कौन सी? एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। स्केलर कौन सी होती है? विच डोंट हैव डायरेक्शन। स्केलर कौन सी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती है? स्केलर आर द क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल की बात करें तो टाइम बताने के लिए आपको किस तरह की डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। मास, इनको बताने के लिए आपको किस तरह की डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं स्केलर। नेक्स्ट आती है हमारे पास वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिनके पास क्या होती है? डायरेक्शन होती है। तो वूज हैव डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी जिनके पास क्या होती है? डायरेक्शन होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। चलिए अब और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है? फोर्स। जैसे आप कभी भी बताओगे कि मान लीजिए मैंने इस बॉडी पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, आपने सिर्फ इतना बोला, तो सिर्फ इतने से काम चलने वाला नहीं है। इसके साथ आपको क्या क्या बताना पड़ेगा? इसके साथ आपको ये बताना पड़ेगा कि ये फोर्स किस तरफ लगाया है, किस जगह पे लगाया है, किस डायरेक्शन में लगाया है। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि इस तरफ या इस तरफ। तो ऐसी क्वांटिटी जिनके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। जैसे मैं बोलूँ 5 न्यूटन ईस्ट में, तो यहाँ ये जो 5 है ये क्या है? ये है इसका मैग्नीट्यूड। न्यूटन है, न्यूटन क्या है? इसकी यूनिट है। और जो ईस्ट है वो ईस्ट क्या है? इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी को जिनको हमें क्या करना पड़ता है? डायरेक्शन के साथ बताना पड़ता है। तो आइए इनको डेफिनेशन वाइज समझते हैं। वेक्टर आर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, एक्सलेशन, मोमेंटम, फोर्स, ये सब क्या है? हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक वेक्टर को स्ट्रेट लाइन से एक एरो के द्वारा इस तरह से दर्शाया जाता है। जैसे मान लीजिए वेक्टर लिखा हमने, तो इसके ऊपर हमने इस तरह से एरो लगा दी, ये इसे दिखाया जाता है। यहाँ पे जो लेंथ लाइन की थी, लेंथ बना दी, मालूम है मैग्नीट्यूड दिखाना है। जैसे मैं बोलूँ 5 न्यूटन फोर्स, तो मैं उसे ऐसे दिखाऊंगा। जैसे मैं बोलूँ 10 न्यूटन फोर्स, तो उसमें से ऐसे दिखाऊंगा। ये बड़ी लाइन क्या बता रही है? कि इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। सो क्या है कि द लेंथ ऑफ द लाइन ड्रॉन सुटेबल स्केल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड एरो हमें बताता है कि इसकी डायरेक्शन है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एरो होता है वो क्या कहलाता है? टेल, जो यहाँ से है। और जो एंडिंग पॉइंट है ये क्या कहलाता है? हेड के या टिप कहलाता है। तो वेक्टर को लिखने के लिए क्या सिंगल लेटर से कैसे लिखा जाता है? कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये वेक्टर का हमारा तरीका होता है लिखने का। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो वेक्टर के जो टाइप की बात करें तो वेक्टर 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एक्सियल वेक्टर और एक होता है पोलर वेक्टर। अब एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं? एक्सियल वेक्टर वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन किसी ना किसी एक्सिस के अलोंग होती है। जैसे अभी मैंने आपको बोला डायरेक्शन है। अब मान लो मैं बोलूँ कि एक क्वांटिटी आती है एंगुलर वेलोसिटी, आप इसे चैप्टर नंबर 7 के अंदर पढ़ने वाले हो। बट मान लीजिए जब कोई चीज़ घूम रही है तो घूमने की जो डायरेक्शन, जैसे ये घूम रही है, तो इसकी घूमने की वेलोसिटी को हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो इसकी डायरेक्शन कैसे देंगे? इसकी डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होती है। एक्सिस कौन सा? ये वाला पॉइंट, जो ये एक्सिस है 3D के अंदर, तो इसकी डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होती है। इसी को हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर कहते हैं। तो द वेक्टर, those vector which represent rotational effect and act along the axis of rotation according with right thumb and screw rule। मतलब जिनकी डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग काम करती है उसे हम एक्सियल वेक्टर कहते हैं। और एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से या राइट हैंड स्क्रू रूल से। कैसे निकाला जाता है राइट हैंड स्क्रू रूल? तो इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट पेज पे यहाँ वाला लिखते हैं। देखिए राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है कि यदि मान लीजिए जो थंब है वो किसको बताए? वो बताए आपके करंट को, मतलब घूमने की डायरेक्शन, या जो है एक्सिस को, एक्सियल वेक्टर को। थंब बताएगा एक्सियल वेक्टर को। और कर्लिंग्स ऑफ फिंगर किसको बताएंगी? कर्लिंग्स ऑफ फिंगर बताएंगी आपके घूमने की डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को। जैसे मान लीजिए कि यदि
मैं इसकी बात करूं कि ऑब्जेक्ट यदि मान लीजिए यूँ घूम रहा है इस तरह से, तो यदि आप कैमरे में देख पाएँ तो हम उंगलियों को, राइट हैंड की उंगलियों को इस तरह से घुमाएंगे घूमने की डायरेक्शन के अंदर, है ना। तो जो थंब होगा वो किस ओर है, नीचे की ओर है। तो कर्लिंग्स ऑफ फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। देन थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये होता है हमारे पास एक्सेल वेक्टर का मतलब। तो वेक्टर जिनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है एक्सिस के अलोंग, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सेल वेक्टर कहते हैं, जिनकी डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू रूल से निकाली जा सकती है। एग्जाम्पल की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सब एक्सेल वेक्टर होते हैं। ठीक है, सारे के सारे एक्सेल वेक्टर, इनको हम चैप्टर नंबर 7 रोटेशन के अंदर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आता है पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या होते हैं, ये वो वेक्टर होते हैं जिनकी जो डायरेक्शन है कहीं स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की ओर होती है। जैसे मैं आपको बात करूं डिस्प्लेसमेंट, भाई मेरे को पता है ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ पे ख़त्म कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी ए से बी की ओर, या फोर्स, है ना। तो ये जो होते हैं डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, इसके अलावा जो है वेट, ये सब जो होते हैं कैसे वेक्टर है, पोलर वेक्टर है। मैक्सिमम आप पोलर वेक्टर ही पढ़ने वाले हैं। तो ये था हमारे पास एक्सेल वेक्टर, ये वेक्टर के टाइप। नेक्स्ट इसके बाद आता है वेक्टर की कुछ इंपॉर्टेंस। क्या क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे कई फिजिकल्स के जो रूल हैं, मतलब जैसे वेक्टर का एडिशंस हैं, कुछ डेरिवेशंस हैं, वो हम डायरेक्ट बिना वेक्टर्स को समझे नहीं कर सकते। इसीलिए ये चैप्टर जो है बेसिक मैथमेटिक्स का फिजिक्स से आगे, मेन फिजिक्स स्टार्ट होने से पहले पढ़ाया जाता है। ठीक है, आपको अलग से वेक्टर नाम से कोई चैप्टर मिलने वाला नहीं है, लेकिन वेक्टर काम आएगा टुकड़ों के अंदर, 1 by 1 टुकड़ों के अंदर काम आएगा। जैसे कुछ पोर्शंस का 4th में काम आएगा, कुछ पोर्शंस का 6th चैप्टर में काम आएगा, कुछ पोर्शंस का 7th चैप्टर में काम आएगा, और फिर आगे थोड़ा थोड़ा काम आता रहेगा। तो उस पोर्शन को इकट्ठा करके एक चैप्टर बना दिया जाता है जिसे हम कहते हैं वेक्टर। सो जो फिजिक्स के बहुत सारे रूल हैं जिन्हें वन वेक्टर्स के रूल से समझाया जाता है, बहुत सारे डेरिवेशंस हैं जिन्हें हम वेक्टर्स के यूज से समझा सकते हैं। आगे चल के आपको समझ आ जाएगा। फिजिक्स की काफ़ी रूल्स हैं जिनको वेक्टर रूल जो है चाहिए होते हैं, मतलब वेक्टर के लिए, कोऑर्डिनेशन सिस्टम के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, जैसे डिस्प्लेसमेंट आप पढ़ोगे तो वहाँ आपको वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो ये वेक्टर के डेफिनेशन। अब वेक्टर से कुछ छोटी मोटी जुड़ी हुई डेफिनेशंस होती हैं। क्या क्या डेफिनेशन होती है, जैसे पहली डेफिनेशन है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। मॉडुलस का मतलब क्या है, मॉडुलस का मतलब है मैग्नीट्यूड। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज नोन एज मॉडुलस ऑफ वेक्टर। जैसे मैं बोलता हूँ 5 न्यूटन ईस्ट की तरफ फोर्स है, तो यहाँ ये जो 5 है ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, यहाँ ये जो 5 है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो किसी भी वेक्टर का मॉडुलस ए वेक्टर से दिखाया जाता है और इसे ए मोड या मोड ऑफ ए द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक वेक्टर जो होता है, अब नेक्स्ट आता है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर वो होता है जिसके पास जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, यूनिट होता है। मतलब इसका काम है डायरेक्शन देने का। क्या मतलब ये आपको समझाऊंगा, देखते जाइए। सो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, जो वेक्टर जिसका यूनिट वेक्टर आप निकाल रहे हो उसी की डायरेक्शन के अंदर होती है। यूनिट वेक्टर को क्या होता है, यूनिट वेक्टर वो मैग्नीट्यूड होता है जिसका यूनिट क्या होती है, 1 होती है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और डायरेक्शन जो होती है वो सेम होती है। अब कैसे लिखते हैं इसको, तो इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है, इसे हम बोलते हैं ए कैप, ये इसका नाम है, या ए हैट इसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये साइन है किसका, यूनिट वेक्टर का। कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर निकाल जाते हैं इस तरह से, यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। क्या मतलब है अभी आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी वेक्टर कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, दोनों बारे में हम न्यूमेरिकल के थ्रू ही समझेंगे। अब कुछ हमारे यूनिट वेक्टर डिसाइड करे गए हैं पहले से, जैसे आई कैप एक्स एक्सिस को दिखाता है, जे कैप वाई एक्सिस को दिखाता है, के कैप जेड एक्सिस को दिखाता है। थोड़ा अच्छे से समझते देखिए। जैसे मान लो मैं बोला मैं 5 मीटर चला, तो ये 5 मीटर क्या है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है या जो भी है एक मैग्नीट्यूड है। लेकिन अब यदि मैं आई कैप लगा दूं तो आई कैप किसका यूनिट वेक्टर है, आई कैप है यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस। आई कैप किसका यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है। मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो क्या आई कैप लगाने से कुछ फर्क पड़ा, आंसर है नहीं पड़ा। मतलब क्या ये पहले भी 5 था, अभी भी 5 था, हाँ अभी भी 5 है, लेकिन आई कैप लगाते ही क्या पता चल गया कि ये 5 मीटर किस डायरेक्शन में चला है, एक्स डायरेक्शन में चला है।
ठीक है। यूनिट वेक्टर का काम है किसी चीज को, किसी फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन देना। जैसे मैं बोलूँ कि 2j कैप, अब आप 2j कैप लगाते ही समझ गए कि 2 तो है चला है और j मतलब y में चला है। मैं बोलूँ -2k कैप, तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 मीटर चला है, लेकिन किस तरफ चला है, -z की तरफ चला है। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 4i कैप -3j कैप + k कैप। ये न्यूमेरिकल है हमारे पास और हमें इसे करना है। देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए तो आंसर क्या है, मान लो आपके पास एक वेक्टर है कुछ इस तरह से, axi कैप, ayj कैप, azk कैप। तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, √ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ i कैप स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j कैप स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k कैप स्क्वायर, ठीक है। तो मोड ऑफ a बराबर किस तरह से निकाला जाता है, तो ax का स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो मोड ऑफ a बराबर क्या है हमारे पास, 4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो इट विल बी 16 प्लस 9 प्लस 1 मीन्स की √26। अब आप सोचिए क्या ये कभी नेगेटिव आ सकता है, क्या रूट से बाहर क्वांटिटी कभी नेगेटिव हो सकती है, आंसर नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है और ये इसका सिंबल है। लेकिन हमें तो यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर निकालते हैं वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। सो यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर बराबर, वेक्टर कितना है हमारे पास, 4i कैप -3j कैप + k कैप √ मोड मतलब √26। दिस इज द यूनिट वेक्टर, ओके, दिस इज द यूनिट वेक्टर 4i कैप -3j कैप + k कैप इज द यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट और डेफिनेशन आती है इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर को इक्वल कब कहा जाएगा, दो वेक्टर यदि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, देन दे आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर, ठीक है। इफ टू वेक्टर a and b are represented by two equal vector line, parallel line drawn with the same arrows head in the same direction। मतलब दो वेक्टर हैं सेम डायरेक्शन में हैं और सेम लेंथ के हैं, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया और डायरेक्शन भी सेम होगी, तो वो हम क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे, इक्वल वेक्टर के। नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है कि वेक्टर जो है जिनका क्या है मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, उन्हें हम कहेंगे नेगेटिव वेक्टर। जैसे मान लो मैं बोल दूँ 5i कैप और एक बोल दूँ -5i कैप, तो 5i कैप क्या मतलब है, 5i कैप का मतलब है 5 मीटर चला x की ओर, -5i कैप का क्या मतलब है कि 5 मीटर तो अभी भी चला है लेकिन किस ओर चला है, -x की ओर चला है। तो नेगेटिव वेक्टर को किस तरह से दिखाया जाता है, इस तरह से दिखाया जाता है नेगेटिव। ये नेगेटिव क्या बता रहा है, नेगेटिव बता रहा है कि भैया डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। सो नेगेटिव जस्ट शोइंग द डायरेक्शन। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, को मतलब कॉमन, इनिशियल मतलब शुरुआत, ऐसा जिनकी इनिशियल पॉइंट सेम हो। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है तो यहाँ हमने B रखा, यहाँ हमने A बनाया, तो यहाँ हम कहेंगे कि वेक्टर A एंड वेक्टर B आर को इनिशियल वेक्टर, जो कि दोनों सेम पॉइंट पर काम करेंगे। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे वेक्टर को हम कहेंगे को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या कि दीज आर द दोज वेक्टर। नेक्स्ट क्या आता है वहाँ पे देखिए, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर वो होते हैं जिनके पास इक्वल और अनइक्वल, मतलब मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है लेकिन जिनका जो लाइन है वो ये कह लीजिए जो डायरेक्शन वो सेम है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँगी आपको 4i कैप एंड 6i कैप कोलिनियर वेक्टर हैं, एक ही लाइन के अंदर हैं, दोनों ही x एक्सिस के अंदर हैं। जैसे आप चले 6 मीटर x की ओर और आपके पीछे मैं चल दिया कितना 4 मीटर,
तो हम दोनों के जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हैं वो कैसे हैं, कोलीनियर हैं। कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में होते हैं। प्लेन का मतलब क्या होता है, तो देखिए हमारे पास 3 तरह के एक्सिस होते हैं, एक्स जेड और यहाँ होता है वाई, ठीक है। तो जैसे जो आपका फर्श है, ये आपका फर्श हो गया जिस पर आप बैठे हो, ये आपका एक्स जेड प्लेन में है। यदि आप बैठे हो और आपके जो लेफ्ट राइट की दीवार है, या जो लेफ्ट साइड और राइट साइड की जो दीवार है, ये कौन से प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है। ओरिजिन कहाँ मान रहा हूँ मैं, सामने मान रहा हूँ। पीछे जो आपकी दीवार है वो कौन से प्लेन में होगी, एक्स वाई प्लेन में होगी। जैसे जब आप बोर्ड में पढ़ते हो, बोर्ड के ऊपर, तो बोर्ड आपके सामने जो लगा हुआ वो एक्स वाई प्लेन लगा हुआ है। आप टीचर के सामने बैठे हो तो आप कौन से प्लेन में बैठे हो, एक्स जेड प्लेन में बैठे हो। आपकी हाइट कौन से प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में। तो ये प्लेन होते हैं एक तरह से। तो ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में, जैसे एक वेक्टर यहाँ है, एक वेक्टर यहाँ है, दूसरा भी यहाँ है, तीनों यहाँ है, तो ऐसे वेक्टर हम कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर। नेक्स्ट आता है देखिए पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन अ प्लेन। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो पोजीशन बताता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है। अब पोजीशन तो ठीक है, लेकिन पोजीशन को भी तो किसी पॉइंट से देखना पड़ेगा। भाई मैं बोलूँ कि मैं 5 मीटर पे खड़ा हूँ, 5 मीटर कहाँ से मेजर किया गया, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो क्या है कि कंसिडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद ओरिजिन। ये जो रेफरेंस पॉइंट है, ये हमारा जहाँ से हम देख रहे हैं पोजीशन, ये हमारा क्या है, ये हमारा है रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। किसी समय t पर जो ऑब्जेक्ट का होगा वो, ये जैसे मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ है तो हमने ये एरो बना दिया, तो ये जो वेक्टर है ये हमारा है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इस तरह से ये हमने यहाँ बनाया तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। अब देखो मान लो वापिस आपको बताता हूँ साइड में कि ये O है, O से एक कोई पॉइंट है A, तो OA हो गया पोजीशन वेक्टर किसका, A पॉइंट का। फिर एक कोई पॉइंट है B से OB, तो OB हो गया पोजीशन वेक्टर B पॉइंट का। अब आप A से B आ गए तो AB क्या हो गया, AB हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस पॉइंट का, A से B का। तो ये है पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की कहानी, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर किससे लिखा जाता है, R से लिखा जाता है। किसे कैसे निकाला जाता है इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर OA है जो वो पॉइंट A का है, और OB जो है वो B का है, इस तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन 2 तरह के हैं, एक तो सिंपल है, एक वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन, वो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। अभी सिंपल मेथड से, जैसे मान लो एक वेक्टर आई, मैंने बोला इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 तो ये तो सिंपल था। तो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर ए कैप बाय रियल नंबर n बिकम्स अनदर वेक्टर n a कैप। मतलब आई कैप एक वेक्टर था हमारे पास, इसको हमने रियल नंबर i n से मल्टीप्लाई करा, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करा, तो हमारे पास जो वेक्टर बनेगा वो क्या बन जाएगा, 5 आई कैप बन जाएगा। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड पहले से कितने गुना हो चुका है, 5 टाइम हो चुका है। तो मतलब इट्स मैग्नीट्यूड बिकम्स n टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर, ठीक है। और डायरेक्शन क्या है, सेम या अपोजिट डिपेंड करता है आप किसका मल्टीप्लाई कर रहे हो। जैसे मतलब मैं मान लो -5 का करता, तो मतलब पहले आई कैप था, अब माइनस आई कैप है, मतलब एक पहले x में था तो किस तरफ हो गई, -x में हो गया। अब आता है वेक्टर का एडिशन। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बोला नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, इस सेशन में वेक्टर का एडिशन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए वेक्टर का जो एडिशन है, वेक्टर का जो एडिशन है वो सिंपल एडिशन नहीं दिखाई देता। जैसा आप एडिशन देखते हैं वेक्टर का, वैसा एडिशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, तो इसको समझने के लिए बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हम आप अपने घर से चले, आप अपने घर से चले पहले 4 मीटर, फिर आप मुड़ गए और फिर आप चलिए 3 मीटर, ठीक है। आप अपने घर से चले, यहाँ से चले, पहले आप चले 4 मीटर, फिर आप चलिए 3 मीटर। अब आप यहाँ हो, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, ये आपकी फाइनल पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, कितना होगा, √4² + 3² = 5। तो यदि सिंपल एडिशन होता, यदि ये सिंपल एडिशन होता तो टोटल आता 4 + 3 = 7। लेकिन सिंपल एडिशन नहीं है। क्यों नहीं है वो देख लीजिए, यहाँ कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इसलिए ये बोला गया है इसके अंदर, ठीक है।
तो वेक्टर एडिशन का जो है वो रूल है जियोमेट्रिकल मेथड से ऐड करना, उसको हम अलग से रूल को पढ़ने वाले हैं एक एक करके, 1 बाय 1 करके। तो आइए हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है वेक्टर का एडिशन बाय जियोमेट्रिक मेथड। सो जनरल रूल जो एडिशन वेक्टर है वो ये है कि भैया वेक्टर एडेड अरेंज्ड इन सच अ वे सो दैट इट्स हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद द टेल ऑफ सेकंड, देन हुज हेड कोइंसाइड विद द टेल ऑफ थर्ड वेक्टर। क्या मतलब इसका मैं आपको 1 बाय 1 समझाऊंगा। इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है, जैसे नेक्स्ट जो हम देखते हैं ये वेक्टर है हमारे पास, कि हमारे पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्ट क्या होगा, सीधा सीधा जुड़ जाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आपने लगाया 5 न्यूटन का फोर्स, फिर मैंने भी लगा दिया साथ साथ आपके 7 न्यूटन का फोर्स। तो इस ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स कितना काम करेगा, टोटल फोर्स काम करेगा 5 + 7 = 12 न्यूटन। मतलब डायरेक्ट सीधा सीधा जुड़ जाता है इसमें रिजल्ट। तो ये है कब, ये कब है, जब सेम डायरेक्शन के अंदर है। अब यदि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, जैसे देखो कि ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है, आपने लगाया 5 न्यूटन का फोर्स, मैंने लगा दिया 7 न्यूटन का फोर्स, तो नेट फोर्स कितना लगेगा सोचो आप। 7 इस तरफ है, 5 इस तरफ है, तो नेट लगेगा 7 - 5 कितना लगेगा, 2 न्यूटन फोर्स लगेगा। तो ये है हमारा आर रिजल्टेंट = A - B, 2 न्यूटन का फोर्स लग जाएगा। तो अभी तक तो था कब, जब या तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है या दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है। अब का जब दोनों वेक्टर किसी पर्टिकुलर एंगल पर हैं, ओके, जब दोनों वेक्टर किसी पर्टिकुलर एंगल पर काम कर रहे हैं, तो ऐसे में जब एंगल पे काम करते हैं तो उनके लिए रूल्स दिए जाते हैं, और रूल्स की हम आगे चर्चा करने वाले हैं। वैसे दो या तीन, मतलब 3 तरह के रूल दिए जाते हैं। पहला रूल आता है ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, पहला रूल आता है ट्रायंगुलर रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा रूल आता है पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये हमारे पास दूसरा रूल होता है। और जो थर्ड रूल आता है हमारे पास, वो क्या आता है, वो आता है हमारे पास पॉलीगोनल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ये कब है, ये तब है जब वेक्टर किसी पर्टिकुलर एंगल पर काम कर रहे हो। हमारे जो मेन काम में आने वाला है वो सेकंड रूल काम में आने वाला है। आपको इनडायरेक्टली ये समझ आ जाएगा कि तीनों रूल ही क्या है, एक ही है। तो सबसे पहले आता है ट्रायंगुलर रूल। ट्रायंगुलर क्या कहता है कि यदि दो वेक्टर, इफ 2 वेक्टर किसी पार्टिकल पर सेम टाइम पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, किस तरह से, कि ट्रायंगल की 2 साइड्स की तरह से, इन वन ऑर्डर, then their resultant is represented in magnitude and the direction by third side of triangle taken in opposite order। क्या मतलब है, जैसे मान लो कि 2 वेक्टर लगातार हैं, 2 वेक्टर यदि कंटिन्यूस हैं, ट्रायंगल की लगातार साइड्स के द्वारा दिखाए जा सकते हैं, तो जो तीसरा वेक्टर होगा वो अपोजिट इस तरह से दिखाया जा सकता है, जो कि दोनों के रिजल्ट को बताएगा। क्या मतलब है, तो ये देखिए हमने जो यहाँ करा था डिस्प्लेसमेंट वाला, यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ 4 मीटर वेक्टर पहले दिखाया हमने, फिर 3 मीटर हमने दूसरा वेक्टर दिखाया, 2 कंटिन्यूस थे, 2 कंटिन्यूस थे, तीसरा जो है उसका रिजल्ट था जो कि किस तरफ था, अपोजिट डायरेक्शन में था। तो यही इन्होंने बोला गया है क्या, कि जब 2 वेक्टर हैं जो कि पार्टिकल पर सेम टाइम पर काम कर रहे हैं और इस तरीके से दिखाए जा सकते हैं कि जिन्हें ट्रायंगल की लगातार साइड्स, कंजिक्यूटिव साइड्स की तरफ दिखाया जा सके, ए और बी देखिए कंजिक्यूटिव है, तो ऐसे में जो रिजल्ट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में दिखाया जा सकता है। मतलब यहाँ आर वेक्टर जो है वो A + B के बराबर है, जो रिजल्ट है ये इस में। नेक्स्ट आता है पैरेललोग्राम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको मैं प्रैक्टिकली आपको ज़्यादा समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर आपने धक्का लगा दिया वेक्टर A वेक्टर, फिर इधर से दूसरी तरफ से और धक्का लगा दिया वेक्टर B वेक्टर, तो आप सोचिए कि किस तरफ जाएगा। सोचो, आप अपने दोस्त के हाथ, दोनों हाथों को खींच लेते हो, जैसे आप कैमरे देख पाए तो दोनों हाथों यूँ खींच लो, तो वो किस तरफ आएगा, वो आएगा बीच में आएगा, तो वो बीच में आएगा। बस यही वेक्टर की कहानी है। क्या है वेक्टर की कहानी, दैट कि इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड
बाय एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। ऑफ ए पैरेललोग्राम, then resultant will be along the diagonal। तब रिजल्टेंट किस ओर होगा? डायगोनल की ओर होगा। ये आपके चैप्टर नंबर 4 के अंदर आएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो इसको कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट को, तो इसको हम समझते हैं। आइए रिजल्टेंट को निकालने के लिए हम कहानी करते हैं। देखिए डायग्राम बना रखा है, पर इस डायग्राम को हम और अच्छे से आपको बनाते देखिए कि हमारे पास क्या है। हमारे पास है एक वेक्टर ए यहाँ है, ठीक है, और एक वेक्टर बी हमारे पास यहाँ है, ठीक। देखिए वापस मैं यहाँ बनाता हूँ कि हमारे पास एक वेक्टर है ए यहाँ और एक वेक्टर बी है हमारे पास यहाँ, ठीक। दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। और ये हमने डायगोनल पूरा मतलब पैरेललोग्राम पूरा कर दिया। तो दोनों के जो वेक्टर का रिजल्ट काम करेगा वो किस ओर काम करेगा? वो मतलब काम करेगा इस ओर। ये रिजल्ट आ गया। कितने डिग्री एंगल पर आएगा? अल्फा डिग्री एंगल पर आएगा। कितना आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हमने क्या बता दिया, मान लीजिए कोई पॉइंट बता दिया क्यों। तो यदि ये अल्फा है, ध्यान रखिए यहाँ मैग्नीट्यूड दिखा रहे हैं हम। यदि ये बी है तो ये भी क्या होगा? बी होगा, है ना। ये भी क्या होगा? बी होगा। अब ये बी है, ये अल्फा है, तो ये भी क्या होगा? अल्फा होगा। तो ये कितना होगा? कैन एनीवन टेल मी? क्यू एन। तो आप ट्रायंगल यूज़ कीजिए, कौन सा? ए क्यू एन से। तो ट्रायंगल जब आप ए क्यू एन को यूज़ करेंगे तो ट्रायंगल ए क्यू एन को देखिए क्या बनेगा। सो ट्रायंगल ए क्यू एन, ट्रायंगल ए क्यू एन में आपके पास कोस अल्फा क्या होगा? कोस अल्फा, सॉरी ये हमारे पास, ठीक है, कोस थीटा होगा, अल्फा नहीं। ये भी हमारे पास क्या होगा? थीटा ही होगा। सो हमारे पास कोस थीटा क्या होगा? देखिए तो कोस थीटा होगा हमारे पास, जस्ट वेट, तो कोस थीटा होगा हमारे पास क्यू ए एन अपॉन ए एन अपॉन 90 के सामने हाइपो ए क्यू, ओके। तो कोस थीटा हमारे पास क्या होगा? आप इसको चाहो तो ये तो वेक्टर हमारा आप पी दे सकते हो, पी नाम। तो ट्रायंगल पी क्यू एन से हो जाएगा और यहाँ भी पी आ जाएगा, यहाँ भी पी आ जाएगा। तो हमारे पास ए एन हमें निकालना है, ठीक है, हमें ए एन फाइंड करना है और या पी एन फाइंड करना है, और पी क्यू हमारा क्या है? हमारे पास बी है। तो ऐसे में पी एन भी कर सकते हैं आपसे। तो पी एन हमारे पास क्या आएगा? पी एन आएगा हमारे पास बी कोस थीटा। क्या आएगा हमारे पास? बी कोस थीटा। लेट मी रिपीट अगेन। देखिए कि हमने ये ट्रायंगल बनाया इस तरह से। इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है? ये एंगल है हमारे पास थीटा। तो ये एंगल है हमारे पास थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा क्या आएगा? कोस थीटा आएगा हमारे पास पी एन अपॉन बी। तो हमने यहाँ से पी एन निकाल लिया क्या? बी कोस थीटा निकाल लिया। तो पी एन हमने आ गया बी कोस थीटा। चलिए ठीक है। अब ट्रायंगल इसका नाम देता हूँ मैं ओ। तो ट्रायंगल ओ क्यू एन से, ट्रायंगल ओ क्यू एन तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ऐसे पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है। क्या? ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू क्या है? रिजल्ट है। तो ये हो जाएगा रिजल्ट स्क्वायर इक्वल टू ओ एन क्या है? ए प्लस ये क्या है? बी कोस थीटा प्लस एन क्यू। अब एन क्यू की डी निकालनी है कहानी। तो इसी ट्रायंगल में आप साइन थीटा देखिए। तो साइन थीटा क्या होगा? क्यू एन अपॉन, ठीक है, साइन थीटा को क्यू एन अपॉन पी क्यू। तो साइन थीटा क्यू एन या एन क्यू जो भी है हमें निकालना है। और पी क्यू क्या है हमारे पास? पी क्यू है हमारे पास बी। तो क्यू एन क्या होगा हमारे पास? क्यू एन होगा बी साइन थीटा। तो ये वैल्यूज हम रख देंगे।
बी साइन थीटा स्क्वायर। सो ऐसे में क्या बनेगा, आर स्क्वायर बराबर, इसका जब हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे में हमारे पास आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2ab कोस थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या, तो हमारे पास 1 होता है। तो यदि 1 होता है तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये आपको रिजल्ट याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो टू वेक्टर जब थीटा डिग्री एंगल पे काम कर रहे होंगे, व्हेन टू वेक्टर वर्किंग एट एंगल थीटा, देन देयर रिजल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, रिजल्ट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। इसके न्यूमेरिकल्स भी हम अभी करेंगे। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कितने डिग्री एंगल पर रिजल्ट आएगा, तो हमें tan अल्फा निकालना है। तो tan अल्फा के लिए देखिए हम क्या करेंगे। सो tan अल्फा को मैं अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ। तो tan अल्फा, तो इसके लिए कौन सा ट्रायंगल में जाता हूँ, इसी से तो ट्रायंगल अगेन OQN से। तो OQN से tan अल्फा क्या आएगा, सो tan अल्फा आएगा हमारे पास QN ये रहा QN अपॉन OQ। सो tan अल्फा बराबर QN कितना है, QN हमें है दे रखा है B साइन थीटा, और OQ कितना है, OQ है OA या OP सॉरी प्लस PN। सो tan अल्फा बराबर B साइन थीटा, OP कितना है A प्लस B कोस थीटा। यहाँ ध्यान रखिए A और B मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में है, ठीक है। तो हमारे पास जब दो वेक्टर थीटा डिग्री एंगल में काम कर रहे हों तो ऐसे में उनका जो रिजल्ट आता है वो ये आता है, और कितने डिग्री एंगल पे आता है, अल्फा डिग्री एंगल पर। तो अल्फा डिग्री एंगल पे आएगा तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कोस थीटा, इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अभी हम क्या कर रहे थे, एडिशन कर रहे थे, एंड नाउ वी आर डूइंग अबाउट द सब्ट्रैक्शन। अब हम वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे देखिए, तो उसके लिए हम समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये एक वेक्टर है A, हमें यदि एडिशन आता है तो हमें सब्ट्रैक्शन जरूरत कोई नहीं है सीखने की। क्यों नहीं है, देखते जाइए। मान लीजिए हमारे पास वेक्टर आता है A और ये है वेक्टर हमारे पास B और ये है थीटा। अब मुझे क्या सिखाया गया है, मुझे ये सिखाया गया है कि यदि A और B दो वेक्टर होंगे, यदि A और B दो वेक्टर होंगे तो उनका जो रिजल्ट है उनके बीच में काम करेगा। ये रहा, मतलब मुझे एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन नहीं आता। कोई बात नहीं, मेरे को A माइनस B करना है, तो क्या A माइनस B को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब मैं A और माइनस B का ऐड कर सकता हूँ, वो भी तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। हाँ ये बात तो सही है सर। तो यदि B इस तरफ है तो माइनस B किस तरफ होगा, माइनस B इस तरफ होगा। ध्यान रखिए यहाँ सिर्फ डायरेक्शन बदली है मैंने, ये माइनस डायरेक्शन बता रहा है। फॉर्मूले में किस तरफ लिखा जाएगा, फॉर्मूले में मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा, ठीक है। तो यदि ये थीटा है तो ये साइन कितना होगा, ये क्या एंगल कितना होगा, ये होगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है 180 होता है, ठीक है। तो ऐसे में रिजल्ट कहाँ आएगा भाई, अब A और माइनस B का रिजल्ट आ जाएगा। पहले A और B का रिजल्ट निकाल रहे थे, तो वो रिजल्ट ये R1 है यदि, तो कितना आ जाएगा R2 आ जाएगा। कितना एंगल है 180 माइनस थीटा, तो लगाते हैं कितना आएगा R2 बराबर, क्या फॉर्मूला सिखाया था सर ने सिखाया था कि जब दो वेक्टर A और B, तो इस बार A और माइनस B है तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB प्लस क्यों आया, B माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने क्या बोला यहाँ क्या लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा, और मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है। इनटू कोस एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा मतलब कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है। तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, रिजल्ट विल बी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कोस थीटा आ जाएगा। ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो R2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। अब ये कितने एंगल पे था, अल्फा पे, तो ये कितने एंगल पर है, बीटा पे, तो बीटा क्या होगा देखिए, सो टेन बीटा बराबर बी साइन 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस 180 माइनस थीटा। मैंने वही फॉर्मूला लगाया है जो मैंने पहले लगाया था, ये वाला, बस यहाँ थीटा की जगह क्या कर दिया, 180 माइनस थीटा कर दिया। तो ऐसे में टेन थीटा कितना आएगा, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी कोस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी कोस थीटा, तो ये बन जाएगा हमारे पास ये। ओके, सो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है। तो ये है हमारे पास वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब इसके बाद आता है वेक्टर के कंपोनेंट बांटना। कंपोनेंट क्या है, तो सुने, बहुत बार काम में आने वाली चीज़ें हैं। देखिए, मान लीजिए कि आप 5 मीटर इधर चले, तो ये तो फिक्स था कि 5 मीटर एक्स में चले, 5 वाई कैप लगा दिया। अब आप 5 मीटर वाई में चले, ये भी बढ़िया था, अगेन जे कैप लगा दिया। लेकिन यदि आप ऐसे चले, कितने डिग्री एंगल पे, थीटा डिग्री एंगल पे, और कितना चले, मान लो 5 चले, तो फिर कितना एक्स में और कितना वाई में चले, उस चीज को हम कहते हैं कंपोनेंट। ठीक है, किसी भी वेक्टर के यदि किसी एंगल पे काम किया जाए तो हम क्या कहेंगे, तो चलिए बात करते हैं वेक्टर कंपोनेंट्स के बारे में। सो देखिए, आप जा रहे हैं 5 यहाँ, जो बोल रहा हूँ मैं कि 5 यहाँ गए तो आप x में गए पर्टिकुलरली, 5 ऊपर की तरफ गए तो आप पर्टिकुलरली y में गए। लेकिन यदि 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर वटेवर आप किसी एंगल पर गए, तो जब किसी आप एंगल पर जाएंगे, तो ऐसे में कितना x में चले, कितना y में चले, उसी चीज़ को कंपोनेंट कहते हैं। तो कैसे निकालते हैं देखिए, तो मान लीजिए वेक्टर हमारे पास है ए, ये है हमारे पास वेक्टर ए, तो ये है हमारे पास एंगल थीटा, तो ये ए है, ये थीटा है, तो इस ट्रायंगल ओ आर पी से क्या कोस थीटा निकाला जा सकता है, जी हाँ निकाला जा सकता है। कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा होगा ओ पी अपॉन ओ आर, तो कोस थीटा बराबर ओ पी हमें निकालना है, और ओ आर कितना है, ए है, तो ओ पी कितना बन गया, ओ पी बन गया ए कोस थीटा, तो मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना आ गया, ए कोस थीटा आ गया। इसी तरीके से यदि वाई डायरेक्शन की बात की जाए, तो ट्रायंगल ओ आर क्यू के अंदर, क्या आएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो साइन थीटा क्या आएगा देखिए, तो या ओ आर क्यू ले लीजिए या ओ आर पी ले लीजिए, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर होंगे, तो हम ओ आर पी से कर लेते हैं। ठीक है, तो ओ आर पी से कर लेते हैं यदि, क्योंकि जो देखिए जो ये होगा वही ये होगा। ठीक है, तो ये थीटा है, तो यहाँ पे साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा पी आर अपॉन ओ आर, तो पी आर कितना आ जाएगा, पी आर आ जाएगा ओ आर कितना, किसके बराबर है, ए के बराबर, सो इट विल बी ए साइन थीटा, और ये ए साइन थीटा है, तो ये भी क्या होगा, ए साइन थीटा होगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि यदि मान लीजिए ये वेक्टर ए है, अब इसका शॉर्टकट तरीका सुन लीजिए, यदि ये थीटा है तो एक कंपोनेंट इसका यहाँ होगा कितना, ए कोस थीटा, और एक कंपोनेंट इसका यहाँ होगा कितना, ए साइन थीटा। कैसे याद रखना है, जहाँ थीटा होगा वहाँ कोस होगा, जहाँ थीटा होगा वहाँ कोस होगा, और कोस के परपेंडिकुलर इसको बीच में रखते हुए यहाँ क्या होगा, साइन होगा। ठीक है, तो ऐसे में वेक्टर ए को या वेक्टर फॉर्मेट में कैसे लिखा जाएगा, वेक्टर फॉर्म लिखा जाएगा ए कोस थीटा इंटू आई कैप प्लस ए साइन थीटा इंटू
जे कैप। वेक्टर फॉर्मूला कैसे लिखा है हमने, ए कोस थीटा इंटू आई कैप, क्योंकि कोस थीटा किस तरफ है, आई कैप की तरफ है, ए साइन थीटा किस तरफ है, जे की तरफ है। ठीक है, तो यदि हमें इसका मोड निकालना है तो मोड कैसे निकालेंगे, सो मोड निकालेंगे अंडर रूट ऑफ ए कोस थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर, इस तरह से निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे ए एक्स कितना है, ए एक्स है ए कोस थीटा, और ए वाई कितना है, ए वाई है ए साइन थीटा। यदि आपको टेन थीटा निकालना है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि एक वेक्टर है 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप, मुझे इसका एंगल चाहिए एक्स एक्सिस साथ, तो इसमें ए एक्स कितना हो गया, 5 हो गया जो कि आई के साथ है, ए वाई कितना हो गया, ए साइन थीटा हो गया जो कि 2 है। तो ऐसे में टेन थीटा क्या बनेगा, टेन थीटा बनाने के लिए इक्वेशन नंबर, इसको मैं 2 कर देता हूँ, इसको मैं 1 कर देता हूँ, तो इक्वेशन 2/1 कर दीजिए। तो इक्वेशन 2 कितनी रह जाएगी, ए साइन थीटा हो जाएगी। इक्वेशन 1 कितनी हो जाएगी, ए कोस थीटा हो जाएगी, या ये कह दीजिए ए वाई अपॉन ए एक्स आ जाएगा। जैसे कि आपको यदि मैं इसमें बात करूं कि बोला कि मुझे इस वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल चाहिए, तो आप इस वेक्टर के लिए एंगल कैसे निकालोगे, टेन थीटा बराबर ए वाई अपॉन ए एक्स। तो y वाला कंपोनेंट क्या है 2, x वाला कंपोनेंट क्या है x 5, तो टेन थीटा आ जाएगा 2/5। मतलब कि ये वेक्टर जो है ये x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, और वो थीटा ये है 2/5 है, और इसका x एक्सिस पर कितना कंपोनेंट है 5, और y एक्सिस पर कितना कंपोनेंट है 2 है। ये इनका मतलब होता है। लेट मी रिपीट अगेन कि कंपोनेंट हमने बांटे हैं। जब आप पर्टिकुलरली किसी एंगल पर जाएंगे तो कैसे आ रहे हैं, जहाँ थीटा होगा वहाँ कोस होगा, कोस के परपेंडिकुलर बीच रख तो यहाँ क्या होगा, साइन होगा। इस तरह से हमने करा है। क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन देन द न्यू रिजल्टेंट ऑफ फोर्स व्हेन एक्टिंग एट अ पॉइंट 90 डिग्री विद ईच अदर। सो देखिए क्या क्वेश्चन है, सुने। आंसर क्वेश्चन क्या है कि जब दो वेक्टर हैं उनका जो मैक्सिमम रिजल्ट है वो 10 न्यूटन है और जो मिनिमम है वो 6 न्यूटन है। अब ये मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, तो हमने आर का फॉर्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम होगा कब, जब थीटा कितना होगा 0 होगा, क्योंकि जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तब सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। तो कोस 0 कितना होता है 1 होता है। तो r की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये बन जाएगा, और r मैक्सिमम कितना बन जाएगा a प्लस बी, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और रूट कितना आ जाएगा a प्लस बी, और ये कितना दे रखा है 10 दे रखा है। इसी तरह से मिनिमम कब बनेगा, तो मिनिमम बनेगा जब थीटा कितना होगा 180 होगा, और कोस 180 कितना होता है -1 होता है। तो r मिनिमम कितना बनेगा, r मिनिमम बनेगा a माइनस बी, और a माइनस बी किसके बराबर होगा 6 के बराबर होगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब क्या करना है, हमें a और b निकालना है पहले। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। तो 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो b एंड b तो कैंसिल हो जाएगा, a और a जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा 2a, और 10 और 6 कितना आ जाएगा 16, तो a कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब यदि a 8 आएगा तो b कितना आएगा, a को 8 रख दीजिए इक्वेशन 1 के अंदर बराबर 10, तो b कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमारे पास a और b तो आ गए। अब कह रहे हैं दोनों को 3-3 न्यूटन से बढ़ा दिए, तो नया a1 कितना आ जाएगा 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11, और नया b कितना हो जाएगा b1 वो हो जाएगा 2 प्लस 3 बराबर 5। तो नया रिजल्ट कितना होगा ये हमसे पूछा गया। तो नए रिजल्ट का फॉर्मूला कब, जब 90 डिग्री काम कर रहे हैं, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो r इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 5
कोस 90, क्योंकि दोनों कितने डिग्री काम कर रहे हैं 90, कोस 90 कितना होता है 0। सो आर वेक्टर क्या बनेगा √64 + 25, ये जो भी आएगा फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये होगा हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट। चलिए नेक्स्ट आता है, दो फोर्स है जिनका रेशो 3:5 है, रिजल्टेंट आ रहा है 28, ठीक है। इफ द एंगल देयर इंक्लिनेशन 60 डिग्री देन मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स हमें बताना है। तो मतलब यदि हमें रेशो दे रखा है तो सब मतलब मान लेते हैं एक फोर्स है F1, एक फोर्स है F2 और इनका रेशो कितना है 3/5 है। तो मैं ये मान लेता हूँ यदि एक फोर्स 3F है तो अगला फोर्स कितना होगा 5F होगा, तब भी तो रेशो 3/5 आएगा ना। चलिए अब इनका रिजल्टेंट कितना, और इनके बीच थीटा कितना है, थीटा है 60 डिग्री और इनका रिजल्टेंट कितना आ रहा है 28 आ रहा है। तो हमें हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। सो देखिए तो ऐसे में रिजल्ट का फॉर्मूला क्या होता है A² + B² + 2AB कोस थीटा का √। तो R बराबर A² कितना है, A है हमारे पास, A देखिए A कितना है हमारे पास 3F, क्योंकि एक को मैंने 3F मान लिया और एक को मैंने 5F मान लिया। तो 3F² + 5F² + 2 × 3F × 5F × cos 60। ओके, लेट मी रिपीट अगेन। हमने क्या करा, हमें फोर्स पता नहीं थे कि कितने हैं कितने नहीं, तो हमने क्या करा, फोर्स निकालने के लिए एक को 3F मान लिया, एक को 5F मान लिया और थीटा 60 है तो थीटा 60 रख दिया। तो और रिजल्ट कितना है 28 है, तो रिजल्ट है हमारे पास 28, तो रिजल्ट है हमारे पास 28। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा। 3F का स्क्वायर कितना होगा बेटा 9F² होगा, 5F का कितना होगा 25F² होगा, 2 × 3 कितना 6, 6 × 5 कितना 30F² × cos 60 कितना होता है 1/2 होता है। सो 2 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये 15 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनेगा 28² बराबर 25 + 9 + 15, तो 25 + 15 कितना होता है 40 और बन जाएगा 49 × F²। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने क्या करा 3 और 5 दे दो, 3F और 5F कर दिया, ठीक है। थीटा कितना था 60, तो cos 60 कर दिया हाफ। अब हमने दोनों तरफ रूट ले लिया, स्क्वायर रूट लेते ही कितना बन जाएगा 28, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, ऑन स्क्वायर रूट। और 14 कितना बन जाएगा 7 और यहाँ का बन जाएगा F। तो ऐसे में हमारे पास क्योंकि स्क्वायर लिया है तो F² कितना हो जाएगा F हो जाएगा। तो ऐसे में हमारे पास क्या बनेगा, तो ऐसे में हमारे पास F कितना आएगा, F आएगा 28/7, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यदि F4 आ गया तो जो फर्स्ट फोर्स था वो कितना था, फर्स्ट फोर्स था हमारे पास 3F। सो कितना हो जाएगा 3 × F कितना है 4, कितना आ जाएगा 12 न्यूटन। और जो सेकंड फोर्स था हमारे पास वो कितना था 5F, तो कितना आ जाएगा 5 × 4, वो कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। तो हमारे पास दोनों फोर्स हैं, एक 12 न्यूटन का है और एक कितने न्यूटन का है 20 न्यूटन का है। सो आज का वीडियो हमारा यहीं तक का था। सो होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम और भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे वेक्टर के। और हमारा नेक्स्ट सेशन किस पर होगा, नेक्स्ट सेशन होगा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पर। सो होप यू लाइक द वीडियो। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।